हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जीके। जैसा कि आपको पता होगा, पॉलिटी की मैराथन चल रही है और आज ये हमारा पार्ट 8 होगा। ठीक है, इसका टॉपिक है पार्लियामेंट, संसद। इसके बारे में हम लोग 25 सवाल डिस्कस करेंगे और इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। आपको पता ही है, पैट का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर के मिड तक, आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्लियामेंट जो है। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो सवाल इसके अंदर पूछे गए हैं 24, 25, 26 के किसी भी एग्जाम में, या फिर आपका यूपी ट्रिपल एस पीटी का जो हुआ था 22 वाला, उसमें भी और 25 वाले में भी। ठीक है, उनको भी डिस्कस करेंगे और उसी के आधार पे और जो नए सवाल बन सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स का आता है ये आपका। ठीक है, पूरी पॉलिटी जो है आपकी 5 नंबर की आएगी। ठीक है, कोशिश करेंगे 5 के 5 आए हमारे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल क्या कहता है? तो पहला सवाल है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी मिनिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, या फिर आपकी 30 होनी चाहिए? तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑप्शन सी 25 साल। ठीक है, और ये जो आपका आता है वो आता है आपका आर्टिकल नंबर 84 में। इसी के अंदर एक चीज़ और आती है कि राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, वो है आपकी 30 साल। ठीक है, राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज 30 साल, लोकसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज 25 साल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा के सत्र को सत्रवासन करने की शक्ति है? सत्रवासन मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है आधिकारिक तौर पर संसद को समाप्त करना। ठीक है, ख़त्म करना, मतलब जैसे मतलब पूरा सेशन वगैरह हो गया है, अब उसको आधिकारिक तौर पे ख़त्म करना। ऐसा नहीं है कि बीच में उसको ख़त्म कर दिया, मतलब आपस में बहस वगैरह चल रही थी, उस तरीके से नहीं। ठीक है, तो इसको कौन करता है? ये पावर किसके पास होती है? राज्यसभा के सभापति के पास होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये पावर किसके पास होती है? ये होती है आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, ऑप्शन, अरे यार क्या हो गया, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, और ये आपका आता है आर्टिकल नंबर 85 के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? ठीक है, ये देखो ये क्या होता है। ये कह रहा है कि मतलब कोई संस्था अगर बना के तैयार की जाती है, कोई कंपनी अगर पार्लियामेंट बना करके तैयार की जा रही है, ठीक है, किसी एक्ट के तहत, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बोलते हैं। ठीक है, विभागीय उपक्रम, दूसरा है वैधानिक निगम, स्टेटूटरी कॉरपोरेशन, एकल स्वामित्व, सोल प्रोप्रियोटोरिज्म, साझेदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ऑप्शन बी, वैधानिक निगम। ठीक है, ये होता क्या है? ये होता है मतलब कि मतलब संसद जो है ना, मतलब वो किसी एक कंपनी बना के तैयार कर रही है, संसद द्वारा पास करके कोई कंपनी बना दी हमने, कोई कोई संस्था बना के तैयार कर दी। जैसे कि मान लीजिए आपकी एलआईसी बन के तैयार हुई है। ठीक है, संसद को लगा कि भाई लोगों को इंश्योरेंस वगैरह, अपना बीमा वगैरह सुरक्षा के लिए कराने के लिए एक संस्था वैसी होनी चाहिए जिससे अपना लोग अपना सुरक्षा का बीमा वगैरह कराएं। तो उन्होंने एलआईसी बना के तैयार कर दिया, और एलआईसी के लिए क्या बनाया उन्होंने? एलआईसी एक्ट 1956 के तहत इसको बना के तैयार कर दिया। तो यही जो थी, ये थी आपकी स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन। ठीक है, ऐसे ही आपका एसबीआई एक्ट आता है 1955। ठीक है, तो यही होती हैं आपकी वैधानिक निगम। ठीक है, जो इनको संसद जो है पास करके बनाती है। ठीक है, संस्था वगैरह बनाती है, कंपनी वगैरह बना देती है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कहता है, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द पावर टू एस्टेब्लिश हाई कोर्ट इन अ यूनियन टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी के अंदर हाई कोर्ट वगैरह बनाने का अधिकार किसके पास है? बताइए भैया। सुप्रीम कोर्ट के पास है, पार्लियामेंट के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, या फिर आपका गवर्नर के पास है, या फिर इनमें से किसी के पास नहीं है? तो ये जो आपका यूनियन टेरिटरी में जो आपका हाई कोर्ट वगैरह बनानी है, वो जो अधिकार है वो किसके पास है? जाहिर सी बात है, इतना बड़ा काम करने के लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, दोनों सदनों से। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, संसद, पार्लियामेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है? जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 120 में आती है,
अनुच्छेद 118 है, अनुच्छेद 122 है, या फिर आपका अनुच्छेद 124 है। तो जो आपकी सुप्रीम कोर्ट, वैसे क्वेश्चन इसमें पूछना नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये पार्लियामेंट का है, जुडिशरी अलग है। चलो कोई नहीं, आ गया है, बता देता हूँ मैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 124 है वो आपका सुप्रीम कोर्ट की बात करता है कि एक सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के अंदर होनी चाहिए, ठीक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए भैया, चार स्टेटमेंट है, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा मनी बिल के अकॉर्डिंग सही है। इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। बी कहता है इसे किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। सी कहता है इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। डी कहता है इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ई कहता है भैया इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज। तो बताइए मनी बिल के बारे में क्या है, ये कहाँ पे जाकर के पेश किया जा सकता है? तो जो इसका आंसर है ना, वो है कि ये केवल और केवल आपका लोकसभा के अंदर ही पेश हो सकता है, ठीक। मनी बिल याद रखिएगा खाली लोकसभा में ही पेश होता है। और इस बात को कौन कहता है? इस बात को कहता है आर्टिकल नंबर 109। जबकि मनी बिल की बात करता है कि मनी बिल होता क्या है, तो मनी बिल जो होता है उसको वो बात करता है आर्टिकल नंबर 110, ठीक है। जगह नहीं है नीचे, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ आर्टिकल 110। वो ये कहता है, इसमें यही लिखा हुआ है कि ये डिसाइड करेगा, यह बताएगा कि कौन सा मनी बिल है और कौन सा नहीं है। मनी बिल कौन से होते हैं? जैसे कि जहाँ टैक्स लगाना, कहीं पर टैक्स हटाना, या सरकार ने मतलब कहीं से अपना पैसा वगैरह उधार वगैरह लिया है, जो आपका कंसोलिडेटेड फंड होता है, वहाँ से पैसा वगैरह निकालना, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सब के सब मनी बिल होते हैं, ठीक। और ये बात आर्टिकल 110 के तहत होती है। और ये खाली संसद के अंदर पेश होगा, सॉरी लोकसभा में खाली पेश होगा, ये आर्टिकल 109 कहता है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी मंत्री, और ये देख रहे हो ये सवाल आपका पूछा जा चुका है, अभी 2025 में पूछा गया है सर, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025, ओके। अगला सवाल देखते हैं, किसी मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? व्हाट इज अ बिल प्रपोज्ड बाय अ मिनिस्टर कॉल्ड? अगर कोई मिनिस्टर किसी बिल को लेकर के आता है तो उस बिल को क्या कहते हैं? मिनिस्टर्स बिल कहते हैं, गवर्नमेंट बिल कहते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, या फिर उसका नॉन मनी बिल कहते हैं, या उसको कहते हैं नन ऑफ दीज। इनमें से मतलब कोई सा नहीं है। अगर कोई मिनिस्टर उस बिल को लेकर के आता है ना, तो उस बिल को कहते हैं गवर्नमेंट बिल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सरकारी विधेयक उसको बोला जाता है। एक आपके देखो मतलब मिनिस्टर्स और ये होते हैं, एक होते हैं आपके प्राइवेट मिनिस्टर। प्राइवेट मिनिस्टर वो होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, और मिनिस्टर्स वो होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? जिनको, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है किसी के पास, किसी कोई मतलब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है किसी के पास, फूड मिनिस्ट्री है किसी के पास में, आपकी होम मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको बोला जाता है। और फिर जो बचते हैं वो होते हैं प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। अब वो भी बिल वगैरह लेकर के आते हैं, इनका टाइम होता है कि इतने, जो कैबिनेट मिनिस्टर बिल लेकर के आएगा उसका टाइम इतना है, और जो उनका प्राइवेट मेंबर लेके आएगा उनका टाइम अलग होता है, ठीक है। वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको जब हम लोग पूरा डिटेल में पॉलिटी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी खाली प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो बताइए राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो कौन होता है? ये भी आपका सवाल देखिए पूछा गया है पैट में, ठीक है, 2025 में। प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, या फिर आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है? तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। और इस बात को कौन कहता है? इस बात को कहता है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 64 इस बात को कहता है, और आर्टिकल नंबर 89 का क्लॉज 1 जो है वो भी इस बात को कहता है, ठीक। ये दोनों के दोनों अनुच्छेद जो है इस बात को कहते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का चेयरमैन होगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, संसद में प्रश्नकाल के दौरान मौखिक उत्तर वाले प्रश्न को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन रिक्वायरिंग एन ओरल आंसर ड्यूरिंग क्वेश्चन आर कॉल्ड, ठीक है। जो ओरल आंसर वगैरह होते हैं, ठीक है, मुंह से जो मतलब बोले जाते हैं, ठीक है, मौखिक उत्तर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अनस्टार्टेड क्वेश्चंस बोलते हैं, स्टार्टेड क्वेश्चंस बोलते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन बोलते हैं, या फिर आपके प्राइवेट क्वेश्चन बोलते हैं? तो बताइए उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है तारांकित प्रश्न, ठीक है, स्टार्टेड क्वेश्चंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, ये पूरी जो चलती है ना आपकी संसद, ये चलती है 6 से 11 से 6 बजे तक ये चलती है, ठीक है।
इसमें पहला जो आपका 11 से 12 बजे होता है ये आपका, इसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। ठीक, जो 12 से 1 चलता है आपका, इसको 0 आवर बोलते हैं। 1 से 2 आपका भूख लग जाती है इनको तो लंच करते हैं ये। ठीक है, फिर आपका 2 से 6 तक बिल पास करने की या बहस वगैरह जो होती है, ठीक है, वो सब यहीं चलता है। ठीक है, बिल पास वगैरह होना या बहस होती है इनमें, ठीक है, देखा होगा ना संसद में, वो सब यही चलता है शाम तक। ठीक है, थक जाते हैं फिर घर चले जाते हैं। कभी कभी होता है संसद बहुत लेट तक बैठती है जब बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है सर, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रश्न काल और दिन की कार्यसूची के बीच के समय को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द टाइम बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा ऑफ द डे कॉल्ड? देखो अभी ऊपर ही बताया था मैंने। ठीक है, देखो ये 6 से 11 तक चलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आवर होता है, ये 0 आवर होता है, यहाँ पर आपका ये लंच हो गया, फिर आपका बिल पास होता है। तो बताओ भैया इसके बीच वाला जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर के और उसके बीच वाला वो होता है आपका 0 आवर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी। ठीक, अगला देखते हैं। भारतीय संसद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अंडर विच आर्टिकल इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड? ठीक है, बताओ ये कौन से आर्टिकल में है कि भारतीय संविधान के अंदर एक संसद होगी? ठीक है, 74 में है, सॉरी 74 में है, 79 में है, आर्टिकल 80 में है या फिर आर्टिकल 81 में है? तो बताइए भैया भारत के अंदर एक संसद होगी, ये कहता है आर्टिकल नंबर 79। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राज्यसभा के पास सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए जो राज्यसभा होते हैं उसके मेंबर का जो टाइम पीरियड होता है वो कितने साल का होता है? 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, 6 साल का होता है या फिर आपका 7 साल का होता है? तो जो आपके राज्यसभा के मेंबर होते हैं जो उनका कार्यकाल होता है वो आपका होता है पूरे के पूरे 6 वर्षों का होता है। और इसमें एक चीज़ और होती है, वो ये होती है कि हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर आपके जो होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, हर 2 साल के बाद। ठीक है, 2 साल के बाद 1/3 मेंबर जो हैं रिटायर हो जाते हैं। और इस बात को कहता है कौन? इसको कहता है आर्टिकल नंबर 83। ठीक है, आर्टिकल नंबर 83 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 83 इस बात को कहता है। ठीक है, ये हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर जो है रिटायर कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ठीक है, जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं जिनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं? 10 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं या फिर आपके 14 होते हैं? तो जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या है वो है आपकी 12। ठीक है, टोटल ये 12 होते हैं। ये आपके लिटरेचर हो गया, ठीक है, कुछ वो होते हैं, लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया, या आपका कुछ सोशल वर्क वगैरह होते हैं, सोशल सर्विस वगैरह। ठीक है, सोशल सर्विस, ठीक है, इन पर ये इनके आधार पर इनको लाया जाता है। ठीक है, इनको जो है ये नॉमिनेटेड करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 80 आपका कहता है इस बात को। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का जो नॉर्मल टर्म है वो कितने टाइम का होता है? 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, 5 साल का होता है या फिर आपका 6 साल का होता है? तो जो आपका लोकसभा का जो टेन्योर है वो आपका पूरा का पूरा 5 साल का होता है। अब इन्होंने ये नॉर्मल टर्म क्यों लिख दिया? इन्होंने ये इसलिए लिख दिया है कि ये लोकसभा जो है वो आपकी कभी भी भंग हो सकती है। ठीक है, वो कभी भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो कभी भंग नहीं होगा। ठीक, ये भंग हो सकती है, बीच में सरकार गिर गई तो लोकसभा समाप्त। इसलिए लिखा हुआ है कि नॉर्मल का मतलब अगर पूरा टाइम पूरा करेगी लोकसभा तो वो पूरा 5 साल करेगी, 5 साल के बाद दोबारा से फिर चुनाव होगा। ठीक है, इस बात को कौन कहता है? इस बात को कहता है आपका आर्टिकल नंबर 83। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के 2 सेशन चल रहे हैं, उनके बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? वैसे तो तीन चलते हैं, एक ऊपर आपका एनुअल वाला होता है फाइनेंस वाला, फिर आपका एक क्या नाम है मानसून आता है, फिर एक आपका विंटर आता है। ठीक है, शीतकालीन, 3 चलते हैं। तो बताइए 3 महीने का हो सकता है, 4 महीने का हो सकता है या 6 महीने का या फिर आपका 1 साल का? तो भैया 2 सेशंस के बीच में जो आपका मैक्सिमम टाइम हो सकता है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। और इस बात को कौन कहता है? इस बात को कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 85। ठीक, इस बात को कहता है। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाई जाती है? जो भैया ज्वाइंट सिटिंग होती है, राष्ट्रपति जी उनको बुलाते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कहता है कि भैया ज्वाइंट सिटिंग बुला लो? ठीक है, जब एक एक संसद से पास हो रहा है, फिर वो दूसरे सदन में पहुंच रहा है, लोकसभा से पास हो गया बिल, फिर राज्यसभा में पहुंच रहा है, फिर वहाँ से वापस आ रहा है, फिर इधर से फिर वो कह रहे हैं कि अरे नहीं, ये फिर दोबारा से पास होकर वहाँ पहुँच रहा है, इस तरह की अगर बातें चल रही हैं, एक तरफ से मना हो रही है, एक तरफ से नहीं हो रही है, तो फिर क्या नाम है, राष्ट्रपति कहते हैं कि आ जाओ, ऐसा भाई आ जाओ, सामने बैठ के बात करेंगे अब। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इस बात को कहता है कि भैया जॉइंट सेटिंग होगी? आर्टिकल 105 कहता है, अनुच्छेद 107 कहता है, अनुच्छेद 108 कहता है, या फिर आपका अनुच्छेद नंबर 110 कहता है? तो इस बात को कहता है जॉइंट सेटिंग को। 110 तो कहता नहीं है, वो तो आपका मनी बिल की बात कर रहा था। जॉइंट सेटिंग की बात करता है आर्टिकल नंबर 108। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट? जब जॉइंट सिटिंग होती है तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? बताइए कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति होते हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सभा अध्यक्ष होता है, या फिर आपके उपयुक्त में से कोई, इनमें से कोई नहीं? एक सेकंड रुकना जरा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ये देख रहा था वो मार्क सही से किया है कि नहीं, सही कर दिया था। हाँ, तो बताओ इनमें से भैया कौन अध्यक्ष होते हैं जॉइंट सिटिंग के? तो जो आपके जॉइंट सिटिंग के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। जब जॉइंट सिटिंग होगी ना, तो जो उसके अध्यक्ष होंगे वो आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा ही होते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वही होते हैं। ठीक है, और इस बात की परमिशन कौन देता है? इस बात की परमिशन देता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 118। कहता है कि भैया अगर जॉइंट सिटिंग हो रही है तो उसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे? वो करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसकी पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है? अब बताओ, हु प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ मनी बिल इन द लोकसभा? मनी बिल जाहिर सी बात है लोकसभा में ही आएगा। ठीक है, बताया था मैंने आपको, लोकसभा के अंदर ही वो आएगा। इस बात को कौन कहता है? इस बात को कहता है आर्टिकल नंबर 109। ठीक है, लेकिन उसको लाने से पहले किसकी परमिशन हमें लेनी होती है? प्राइम मिनिस्टर की लेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर की लेंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा सभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी लेंगे, राष्ट्रपति की लेंगे, या फिर इनमें से किसी की नहीं लेनी पड़ेगी? तो बताइए भैया इनकी कौन लेता है इनकी जो है मनी बिल को मतलब पेश करने के लिए उनसे पहले परमिशन किसकी लेनी पड़ती है लोकसभा में? तो भैया वो परमिशन लेनी पड़ती है आपको ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की। ठीक है, सॉरी, ठीक है, राष्ट्रपति की आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस करती है? ठीक है, विद इन हाउ मैनी डेज मस्ट द राज्यसभा रिटर्न अ मनी बिल टू द लोकसभा? कितने दिन का टाइम होता है जो कि राज्यसभा जो है मनी बिल को रिटर्न कर देती है? मनी बिल, राज्यसभा रिटर्न मनी बिल टू द लोकसभा को वापस करना होता है, वो टाइम कितना होता है? इतने दिन के अंदर उन्हें वापस करके उन पे जो भी है वो आप करके बताना होता है। 7 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, 14 दिन का होता है, या 30 दिन का होता है? तो जो आपका 14 दिन का टाइम होता है किसके लिए? उस बिल को वापस करने के लिए। लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा के पास गया, 14 दिन के अंदर उन्हें उस पर डिसीजन लेना है, हाँ या ना का, और फिर उन्हें वापस करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देते हैं, किस विधेयक को धन विधेयक होने का प्रमाण कौन कराता है? हु सर्टिफाइज डेट अ बिल इज अ मनी बिल? अब ये बताना है कि भैया मनी बिल ये है या नहीं है, इस बात पे मोहर कौन लगाएगा? बताइए भैया कौन मोहर लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएंगे, प्राइम मिनिस्टर लगाएंगे, स्पीकर ऑफ लोकसभा लगाएंगे, या फिर आपके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं लगाएगा। तो देखो, जो आपका मनी बिल है वो कहाँ जाएगा? वो लोकसभा के अंदर ही आता है सर। ठीक है, लोकसभा में कौन होता है? स्पीकर बैठे होते हैं। तो भैया इसको ठीक है, और उसकी परमिशन किससे लेनी होती है? उसकी परमिशन लेनी होती है प्रेसिडेंट से। ठीक है, अब ये कौन बताएगा कि ये बिल मनी है या फिर नहीं है? इस बात को बताते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, पीठासीन अधिकारी इनको भी बोला जाता है, यही बताते हैं कि ये बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न काल के बाद संसद में सामान्यतः किस काल का उल्लेख किया जाता है? विच पीरियड जनरली फॉलोज द क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट? जो आपका क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है, उसके बाद में कौन सा मतलब स्टार्ट होता है? अगला जो काल होता है, अगला जो पीरियड है वो कौन सा स्टार्ट होता है? ये मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है,
जीरो आर होता है, स्पेशल आर होता है, एडजॉन्ट आर होता है, एडजॉर्नमेंट आर होता है, या फिर आपका डिस्कशन आर होता है, या फिर आपका नन ऑफ द दीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आर चल रहा था 11 से 12 और 12 से 1 आपका चलता है जीरो आर। सो ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। ठीक, इसके बाद कौन सा आर स्टार्ट हो जाता है, जीरो आवर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये कब तक चलता है, ये आपका चलता है 11 से 12 वो चल रहा था, ये चलता है आपका 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। संसद के किसी सदन की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होती है। अच्छा, कोरम पूछ रहा है ये। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूट्स द कोरम ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सदन चालू होगा, ठीक है, जैसे आप स्कूल गए, ठीक है, या फिर आप कॉलेज जा रहे हो, तो वहाँ पर मतलब एक लिमिट फिक्स कर दी है कि भैया इतने बच्चे आएंगे तो ही क्लास होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, क्लास कैंसिल कर दी जाएगी, या फिर किसी कॉलेज ने बोल दिया कि इतने बच्चे आएंगे तो ही होगा ये फंक्शन, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसे ही संसद के अंदर है कि दोनों में से भैया इतने मेंबर अगर आएंगे तो ही संसद चलेगी, नहीं है तो नहीं चलेगी। ठीक है, बंद खत्म कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी, फिर बुलाया जाएगा बाद में। तो वो कितना पार्ट है, तो वो भाग है आपका 1/10। ठीक है, टोटल जो आपके मेंबर हैं उनका 1/10 आदमी वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। उतने लोग अगर हैं तो आपकी संसद चलेगी, आपका जो क्या नाम है सदन है वो आपका चलेगा, चाहे लोकसभा हो या आपका राज्यसभा हो। तो कितना कोरम होना चाहिए, 1/10। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, और ये आपका आर्टिकल नंबर 100 इस बात को कहता है, भारतीय संविधान का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। संसद में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट या नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस्ड। बहुत खतरनाक चीज़ है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जैसे अपोजिशन वालों को पता चल गया कि भैया इनकी मेजोरिटी नहीं है सामने वालों की, तो वो क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवा देते हैं सदन के अंदर। ठीक है, फिर होता क्या, वोटिंग वगैरह होती है यहाँ पर, वोटिंग होने से पता चला कि जो पार्टीज अभी मेजोरिटी में जो गवर्नमेंट चल रही है उनके पास में उतने वोट मिले ही नहीं, अपोजिशन के पास वोट ज़्यादा हो गए, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये याद रखना सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाती है, तुरंत वहीं पे सरकार गिर जाएगी, मतलब वो ख़त्म उसी टाइम पर। ठीक है, ये होता है नो कॉन्फिडेंस। ये मतलब बहुत रेयर होता है जब उनको पता चल जाए ना अपोजिशन वालों को कि भैया सारे विधायक अब तो हमारे फेवर में, इनके में है ही नहीं, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि वो भले ही उनके फेवर में नहीं आ रहे हो दूसरी पार्टी के, लेकिन वो मतलब उनके उस फेवर में आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा के सरकार गिरवा दी जाती है। ठीक है, तो हाँ, तो ये क्या कह रहा था, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रो। हाँ, किस में ये पास किया जाता है, तो राज्यसभा में ही होगा, लोकसभा में होगा, बोथ हाउसेस में होगा, या फिर आपके आइदर, या फिर किसी भी हाउस में हो सकता है। तो देखो, सरकार जो भी चल रही है वो कौन से किससे सदन चलती है, वो चलती है लोकसभा से। ठीक है, तो आपका ये किसके अंदर आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, याद रखिएगा ये आपका लोकसभा के अंदर ही आता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, यहीं पे ये पास होता है, अगर पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। संसद में वार्षिक वित्तीय वितरण विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, अंडर विच आर्टिकल इज अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट बिफोर पार्लियामेंट। देखो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये वही चीज़ है, क्या है ये, वही है, वही मतलब बजट। ठीक है, क्यों, वही बजट जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर नाम लिखा ही हुआ नहीं है बजट का। बजट की जगह क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, बजट है ही नहीं भाई साहब, नाम है ही नहीं, बजट नाम का कोई शब्द है ही नहीं पूरे उसके अंदर। ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही पूछा है कि ये कौन से आर्टिकल में है, बताइए। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 116, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपका अनुच्छेद नंबर 112, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जो हमारा आखिरी सवाल होगा वो है हमारा 25वां सवाल। संसद के किसी सदन का 17वां कौन करता है, ये भी बताया था पीछे, हु प्रोरोग्यूज अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब उसका मतलब उसको समाप्त कौन करता है। ठीक है, संसद को। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि 17वां मतलब वो होता है जो मतलब आधिकारिक तौर पर उसका समाप्त किया जाता है, कौन करता है। इसको समाप्त करने के लिए जो आपके आते हैं वो है आपके प्रधानमंत्री आते हैं, बताइए, या फिर आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा आते हैं, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आते हैं, या फिर आपके प्रेसिडेंट साहब आते हैं। तो इसको समाप्त करने के लिए हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो आते हैं, इसको समाप्त कर देते हैं। और इस बात को कौन कहता है, इसको कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 85, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है सर, तो ये वो 25 सवाल थे जो हमने डिस्कस किए बढ़िया तरीके से। ठीक है, अच्छा लगा होगा आपको, एक टॉपिक हमने और कवर कर लिया, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का। ठीक है, पीईटी की मैराथन चल रही है, पूरा का पूरा हम लोग कवर कर रहे हैं जितना भी है। ठीक है,
और टॉपिक वाइज 25 क्वेश्चनों के माध्यम से मतलब पूरा अच्छा खासा हम लोग कवर कर लेंगे, और आप परेशान मत होइए, यहीं से आपको मिलेगा सब कुछ देखने के लिए, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, और ऐसा नहीं है कि मैं खाली आपको ही समझा रहा हूँ, उनको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा हूँ ऑप्शंस को, ठीक। और बाकी इसकी क्लास वगैरह अपलोड हो ही जाती है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आपको मैं बता ही दूँ, ये टेलीग्राम है, ठीक है, स्टडी जीके बाई AK सिंह 20, ठीक है। विदाउट स्पेस आपको ये टाइप करना है टेलीग्राम में सर्च में, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको सारी PDF, सारी क्लासेस और जो भी अपडेट होते हैं एग्जाम के रिलेटेड, और क्यूज़ वगैरह भी जो चलते हैं, वो सब के सब आपको यहीं पर अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छा ही लगेगा, ठीक। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और अभी मैंने रिसेंटली इसकी भी क्लास स्टार्ट कर दी है, आपकी क्या नाम है, जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। वो 10 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद रखना, ठीक है, 10 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने उसको क्लास को स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उसकी पहली क्लास स्टार्ट हो गई है, उसको भी हम लोग पूरा कवर कर दे जाएंगे साथ के साथ, ठीक है। चलिए उसको मतलब उसमें हम लोग थ्योरी और पूरा देखेंगे, ठीक है, जितना भी होगा, ठीक। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ओके। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।